नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के सत्यापन के फैसले पर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के सत्यापन पर सवाल उठा रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा, जबकि इंडिया गठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में बंद का ऐलान किया है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का सत्यापन फर्जी वोटर के नाम हटाने के लिए जरूरी है। आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें से किसी एक को मतदाताओं को जमा करना होगा, लेकिन विपक्ष खासकर बिहार में आरजेडी, एआईएमआईएम और कांग्रेस इसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि 2023 की मतदाता सूची को आधार बनाकर और 25 दिनों की कम समय सीमा में नागरिकता के दस्तावेज मांगना लाखों लोगों, खासकर गरीब, प्रवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को मताधिकार से वंचित करना हो सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे वोटबंदी करार दिया है, जबकि मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी और पलायन की दर अधिक है, कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या पुराने दस्तावेज नहीं है। लगभग 8 करोड़ मतदाताओं में से 5 करोड़ को नए सिरे से सत्यापन की जरूरत पड़ सकती है, जो उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है और बेहद आसान भी। बावजूद इसके विपक्ष 9 जुलाई को बिहार बंद करने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर विपक्ष को चुनाव आयोग से समस्या क्या है? क्या यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है या मताधिकार छीनने की साजिश, जैसा विपक्ष दावा कर रहा है? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है या फिर चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक जरूरी कदम है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाती है। बिहार में निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। अब तक 1,69,00,000 नामांकन फॉर्म इकट्ठा किए गए हैं। 7.25% फॉर्म ECI नेट पर अपलोड भी हो चुका है। पर विपक्ष को निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि निर्वाचन आयोग SIR को लेकर खुद ही कंफ्यूज है। आप देखिए, दोनों बातें कही गई हैं। पहला, गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। ये आरोप तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन की PC के दौरान लगाए तो जवाब दिल्ली से मिला। सूत्रों के हवाले से भारत निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, आरोप लगाने वालों ने आयोग का आदेश नहीं पढ़ा और वो खुद कंफ्यूज हैं। इसी ने साफ किया है SIR प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी का दावा है कि हर BLO को पूरी तरह से ट्रेन किया गया है और हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को भी सारी जानकारी है। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों को लेकर हमलावर है। क्या कह रहे हैं? चुनाव आयोग दंगा करवाना चाहता है? दिमाग उमाग से परे हो गए हैं क्या? चुनाव आयोग कंफ्यूज है। 11 दस्तावेज नहीं हो सकते। अरे 11 में से एक दस्तावेज कोई देना है तेजस्वी महोदय। 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है। इतना भी, अरे इसलिए कहा था ना 10वीं पास कर लो। वैध मतदाताओं के प्रति हमारा कंसर्न आपसे कहीं ज्यादा गहरा है। दूसरी बात यह कि आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने 15 वर्षों तक बिहार को चारागाह बनाए रखा, बुरी तरह लूटा खसोटा और अपना घर भरा, और आज वो झूठे प्रजाहितैषी बनने का दावा कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी के साथ आने का प्रस्ताव देने वाले ओवैसी SIR के समर्थन में हैं। हालांकि उन्होंने समय सीमा को लेकर सवाल जरूर उठाए हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए
और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप, तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष कह रहा है। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच एसआईआर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई करेगा, पर उससे पहले मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर सियासत हाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, स्क्रीन पर आपके सवाल, मतदाता सूची को लेकर यह सवाल, वोट का रिवीजन फिर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, मतदाता सूची सत्यापन पर बवाल क्यों मचा हुआ है, वोट का रिवीजन फिर क्यों टेंशन कंफ्यूजन। सवाल यह भी पूछेंगे कि चुनाव आयोग से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है, कोई समस्या है। एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बिहार बंद का ऐलान क्यों किया गया है, विपक्ष का विरोध जायज है या फिर यह पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ मामला नजर आ रहा है। ये तमाम वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे ही है असितनाथ तिवारी जी, मतदाता सत्यापन अभियान को लेकर विपक्ष को कंफ्यूजन क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो विपक्ष समझ नहीं पा रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहा? विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, ये शब्द गलत है जी। मतलब इस देश का विपक्ष नासमझ है, मूर्ख है, और जो सत्ता में बैठे हैं नहीं, ऐसा थोड़ी कि कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं बेवकूफ हो जाता हूं, मूर्ख हो जाता हूं। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन समझा नहीं पा रहा है, हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है चुनाव नजदीक है तो खूब फायदा और नफा नुकसान की वजह से नहीं समझना चाह रहे कुछ जी। हम खूब समझ रहे हैं और समझ ये रहे हैं भाई साहब कि चुनाव आयोग ना आधार कार्ड मानेगा, ना राशन कार्ड मानेगा, ना चुनाव आयोग खुद अपना वोटर आई कार्ड मानेगा पहचान पत्र के तौर पर, न मनरेगा का जॉब कार्ड मानेगा। और जो मानेगा उसमें जो 11 कागज उसने कहे हैं उसमें कुछ तो बिहार में लागू नहीं होते, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होते हैं, और जो बिहार में लागू होते हैं जैसे पासपोर्ट बिहार में 2.4% लोगों के पास है, जन्म प्रमाण पत्र 2.8 लोगों के पास है, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5% लोगों के पास है, जाति प्रमाण पत्र 16% लोगों के पास है। अब आप मुझे बताइए कि जिनके पास ये कागज नहीं है, संभव है आप गांव में चले जाइए, आज भी हमारी जो माँ की उम्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत कम मैट्रिक पास मिलती हैं, तो उनके पास मैट्रिक का कागज होगा नहीं, पासपोर्ट तो भूल ही जाइए। जो गरीब है, मजदूर है, जो दिहाड़ी का काम पंजाब, चंडीगढ़ या आप जिस नोएडा में रहते हैं, नोएडा दिल्ली में करते हैं, उनके पास भी इस तरह के कागज नहीं होंगे, पासपोर्ट या मैट्रिक का प्रमाण पत्र नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि जो कागज हमने बताए, जन्म प्रमाण पत्र मात्र 2.8 लोगों के पास है, मतलब उन मजदूरों के पास भी नहीं होगा। ये पूरा का पूरा अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें हमारे करोड़ों गरीब मजदूर महिलाएं वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लोकतंत्र में जनता की ताकत है वोटिंग का राइट, उसकी ताकत ही आप छीन लीजिएगा। आप कह रहे हैं हम समझ नहीं रहे, हम खूब इस खेल को समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं इसीलिए इस खेल का विरोध कर रहे हैं कि ये खेल हम नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझ रहे कि 2023 की जो वोटर लिस्ट है उसको भी आधार बनाया गया है? ये आप जानबूझकर नहीं समझ रहे हैं? 2003 की वोटर लिस्ट जो है उसको भी आधार बनाया गया है 2003। और उसके बाद जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ वो नागरिक नहीं है इस देश का, बंगाल की खाड़ी में उसके लिए जो 11 दस्तावेज दिए गए हैं, उनके लिए जो 11 दस्तावेज दिए गए हैं वो प्रावधान रखा है ना, इसीलिए 11 दस्तावेज यहाँ लागू नहीं होते हैं संतोष जी, पहले ही मैंने कहा, और जो लागू होते हैं वो फिर पढ़ के बता देता हूं। पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी या पेंशन का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब आप मुझे बताइए कि जिसके पास ये नहीं है उसे उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिएगा, वो तो हमारे देश का नागरिक नहीं कहा जाएगा। और ये करोड़ों लोगों के पास नहीं है। जरूर अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, एक पासवान जी कह रहे थे कि उनको तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पहचान पत्र बनाने की, जाति पहचान पत्र या आवासीय पहचान पत्र, पढ़े लिखे आदमी है नहीं तो बनवाया ही नहीं। तो ऐसे तो करोड़ों लोग होंगे
उनका क्या होगा संतोष जी? इनकी चिंता मतलब नहीं करनी है, नहीं, गरीबों की चिंता नहीं करनी है, इनके नागरिक अधिकारों की चिंता नहीं करनी है। इनको क्या समझ रखा है लोगों ने? ये देश के नागरिक नहीं है। चुनाव आयोग को मनमानी की छूट कौन देता है कि चुनाव आयोग को रातों रात सपना आएगा, जो मन होगा चुनाव आयोग नियम बना देगा, हम मानने को मजबूर हो जाएंगे? क्या है चुनाव आयोग कि वो जो चाहेगा कर लेगा, हम सर झुका के सलामी ठोकेंगे, हाँ हुजूर आइए आपको जो मर्जी घोषित कर दीजिए कि हम यहाँ के नागरिक नहीं है और हम मान लेंगे। मामला कोर्ट में गया संतोष जी, इसीलिए और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज केस का मेरिट देखा और मेरिट देख के बाजाप्ता कहा कि ये केस तो सुनवाई योग्य है, जबकि चुनाव आयोग के वकील ने बहुत विरोध किया कि नहीं ये तो केस ही सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सुनवाई योग्य है और अगली बृहस्पतिवार को हम सुनवाई करेंगे, आप जवाब के साथ आइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे ऑब्जेक्शन को मेरिट के ग्राउंड पर सही ठहराया है। अब बाकी लोग ठहराते रहे गलत। अब असित जी, जब सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को सुनवाई कर रहा है और आपको मालूम है कि आप मेरिट पर ठीक हैं, आपके जो ऑब्जेक्शन है वो सही है, तो फिर 9 तारीख को बंदी का ऐलान क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? 9 तारीख की बिल्कुल भरोसा है और 9 तारीख की बंदी हमारा विरोध आयोग की मनमानी के खिलाफ है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि इस देश में कोई भी संस्था मनमानी करे तो हम उसकी मनमानी का विरोध करें, सड़क तक उतरे, लोगों को भी बताएं कि आप अपने अधिकार बचाइए। और इसलिए उस दिन हम बंदी कर रहे हैं, एक एक आदमी तक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, अपने अधिकार को बचाने के लिए आगे आइए। आप कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ठीक कह रहा हूं मैं? लेकिन आपके नेता अशोक मनु सिंघवी वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं निकलेगा, वहां यह मामला लटक जाएगा। अब ये दोधारी तलवार कैसे? ये आशंका, सुनिए, ये आशंका तो किसी को भी हो सकती है। इस देश में करोड़ों मुकदमे 20 साल से चल रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा है। ये तो आम आदमी से जाके पूछिए तो कहेगा कि मैं यही तो समझना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पर आप भरोसा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? कैसे हम आपको संतुष्ट किया जाए कि असित तिवारी जी फला आदमी पर भरोसा करेंगे? आरजेडी पर भरोसा और कांग्रेस के अलावा आप किस पर भरोसा करेंगे? संतोष जी, हम बता देते हैं। यही तो है कि लोकतंत्र की समझ जिसको नहीं होती है वो कुछ भी पूछ लेता है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है और हमारा भरोसा जनता पर है। भारत के संविधान ने लोकतंत्र में जनता को सबसे बड़ी ताकत माना है। ये देश भारत की जनता का है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस का नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को हटा देना चाहिए इस देश में। संतोष जी सुनिए, संसदों को हटा देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की ताकत को छीन के रख देना चाहिए। कोर्ट का है तो जनता को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए, जनता का है तो सरकार को हटा देना चाहिए। कोई किस तरह का प्रश्न? अगर जनता के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, अगर आप जैसा दावा कर रहे हैं वैसा होगा तो आप जाएंगे ना न्यायपालिका के पास। आप कह रहे हैं न्यायपालिका में मामला देर हो जाएगा, अटक जाएगा, तो किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना सर। हम सड़क पर लड़ेंगे, हम सड़क पर लड़ेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, हम अपनी सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो अपना कानून वापस ले। जैसे किसानों ने बाध्य किया सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए, वैसे हम इस सरकार को बाध्य कर देंगे। वो ताकत है ना जनता में कि ये ताकत कोई जनता से छीन लेगा। जनता के जो नागरिक अधिकार है वो उसके पास है ना। हम सड़क पर उतरेंगे और यकीन मानिए जिस तरह से कृषि कानूनों में मोदी जी को यू टर्न लेना पड़ा, इस कानून में भी यू टर्न लेना ही पड़ेगा। वो भागेंगे मैदान छोड़ के, यकीन मानिए। अभिषेक जी जवाब दीजिए। हम एक ऐसी चर्चा पर बैठे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और सबकी यही मंशा होगी। हमें लगता है विपक्ष के साथियों की भी यही मंशा होगी, हम सबकी मंशा भी यही है और चुनाव आयोग की भी यही मंशा होगी कि निष्पक्ष तरीके से बिहार में चुनाव हो, देश में या किसी कोने में चुनाव हो तो निष्पक्ष तरीके से हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है उसके वोट के अधिकार को छीना नहीं जाए। साथ ही साथ अगर कोई घुसपैठिया है, किसी ने गलत तरीके से फर्जी रूप से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है तो उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो सके और उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए। वोटर वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्वाभाविक सी है, समय समय पर चुनाव आयोग करता रहता है। अब एक ही बात थोड़ी समझ से परे होती चली जा रही है कि चुनाव आयोग एक कार्यक्रम चला रहा है, उसमें सब लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी चुनाव आयोग को ही पार्टी बना देते हैं। हम पहले ये स्पष्ट करना चाहते हैं
कि चुनाव आयोग से या किसी भी स्वायत्त संस्था से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई पॉलिटिकल पार्टी सवाल पूछ सकते हैं। हम इंटाइटल नहीं है जवाब देने के। हम तो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो है नहीं कि हम चुनाव आयोग का पक्ष आपके सामने रख पाएंगे। समझना ये जरूरी है कि विपक्ष के अभिषेक जी जब इस प्रक्रिया इस तरह का आरोप लगाया जाता है और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता के द्वारा आरोप लगाया जाता है, 2 गुजराती बिहारियों को वोटिंग राइट्स छीन रहे हैं, 2 गुजराती बिहारियों का वोटिंग राइट छीन रहे हैं, तो फिर आपको तो जवाब देना पड़ेगा। आप कैसे छीन रहे हैं? इलेक्शन कमीशन कैसे बन गए आपके? आप ये समझिए कि नहीं, आप बस यही बात समझिए कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के जितने विधायक, सांसद इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा कराए हुए चुनाव में जब जीतते हैं, अगर बगल के प्रदेश झारखंड में इनकी सत्ता चली आती है तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, चुनाव निष्पक्ष हुए। लेकिन अगर किसी प्रदेश में ये हार जाते हैं या कहीं इनके प्रत्याशी हार जाते हैं तो ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। सिर्फ इस प्रक्रिया पर ही नहीं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, गणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? जहां आप जीतते हैं वहां सब कुछ बेहतर रहता है, जहां आप हार जाते हैं वहां आप चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। फिर तो नैतिकता के आधार पर, और अगर एक मजबूत नैतिक बल आपके अंदर है, आपके सभी लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए, विधायक के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कराता है। तो जहां जीतते हैं वहां चुनाव आयोग सबसे बेहतर है, जहां हार जाते हैं चुनाव आयोग से बुरी कोई संस्था नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि विपक्ष के साथी भी सम्मानित हैं, उनकी पार्टियां सम्मानित है। अगर कोई सकारात्मक सुझाव है तो एकदम दीजिए। आपके सवाल हैं वो भी बुनियादी हैं, आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग के पदाधिकारी आपके सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम है, लेकिन पूरी तरीके से कटघरे में इसको खड़ा कर देना कहीं से उचित नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो कुछ ऐसी ही है कि कोई विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, परीक्षा सामने होती है और उसको मालूम होता है कि उस परीक्षा में वो फेल हो जाएगा, तो परीक्षा से पहले ही, नतीजे आने से पहले ही वो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है ताकि जब फेल हो जाए तो कोई उस पर दोषारोपण नहीं करे कि तुमने पढ़ाई नहीं की है। तो विपक्ष के साथियों की भी स्थिति वैसी ही है कि ये ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे चुनाव आयोग जब ये वोटर वेरिफिकेशन करेगा तो इनके द्वारा बनाए हुए फर्जी वोटर्स को आइडेंटिफाई कर देगा और उनका नाम हटा देगा। मैं तो आपके माध्यम से इन सभी साथियों से एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। ये तो सबकी इच्छा है कि कोई भी जो जायज वोटर है, यहां का नागरिक है, उसको तो वोटिंग राइट्स मिले ही, लेकिन इनसे जरा पूछिए ना कि अगर कोई घुसपैठिया है, किसी ने गलत तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है, वो हमारे बिहार का नागरिक नहीं है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को क्या वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो ये शुरुआती से ही हाय तौबा मचाना एकदम समझ से परे है हमारे लिए। इनको कोई पूछना हो तो ये पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने की आड़ में संतोष, पूछने की आड़ में जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो नैरेटिव कुछ इसी तरह का है कि हाय तौबा पहले से मचाना शुरू कर दो। देखिए, इनको मालूम है, मैं आपको बहुत बखूबी बताऊं कि हमारे महागठबंधन के साथियों को मालूम है कि जिस तरह की नूरा कुश्ती इनके गठबंधन के अंदर है और जिस तरह से नेतृत्व विहीन ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव, तो बुरी तरीके से हारेंगे। अब जब हारेंगे तो कुछ तो बात कहनी पड़ेगी, तो वही बात कह रहे हैं। ऋषि जी, ये इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट का समय होता है उसकी प्रिपरेशन अभी से चल रही है। अगर हम जीत गए, सरकार बन गई तो सब मीठा मीठा, वरना कड़वा कड़वा तो पहले कर ही दिया है। मैं एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी जो कमजोर होता है ना, चीट भी लेके आता है, तो जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है, इनकी स्थिति ऐसी है कि इनको इलेक्शन में चीट लेके आना पड़ेगा, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन को लेके आ रहे हैं। बहरहाल हम सब मानते हैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो आजादी से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सब सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराए। सवाल उठता है तब संतोष भाई, जब चुनाव फेयर होना चाहिए लेकिन दिखता नहीं है। आप जो वापस एसआईआर करवा रहे हैं, आप फिर से जांच करवा रहे हैं वोटर लिस्ट की। 2003 में आखिरी बार एसआईआर हुआ था, 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव थे, 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव थे। अभी 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पे हुआ है, शायद उसमें कुछ और ऐड हुए होंगे। आखिर ऐसी क्या जल्दीबाजी हो गई कि चुनाव से 2 महीने पहले आपको फिर से एसआईआर कराना पड़ रहा है? और जो स्थिति है बिहार की, हमारे युवा जो है पलायन करते हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं,
कैसे वो आएंगे यहाँ पर बिहार में अपना वोटर लिस्ट में टिक कराने के लिए? नहीं तो उनके परिवार का कोई तो वहां रह रहा होगा ना। एक सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए। उत्तर बिहार में जो स्थिति बनेगी आज से 15 दिन बाद, बाढ़ की स्थिति होगी। रोपनी चल रहा है, एक आम किसान तो रोपनी करेगा, पेट चलाएगा, अपने पेट का पालन करेगा, या फिर आके अपना वोटर लिस्ट को देखेगा? और ये जो इलेक्शन कमीशन भाई दावा करती है कि हम सब कुछ 2 महीने में कर लेंगे, आखिर क्या हो रहा है ब्लॉक में? बीएलओ कौन बना है? सहायक बीएलओ कौन बन रहे हैं वहां पर? सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, वो आप पंचायत घूम रहे हैं। और जब सरकारी स्कूल के शिक्षक होंगे, प्रिंसिपल होंगे, सोचिए क्या सर्वे होगा। 2 महीने के अंदर करना है इनको। आपको अक्टूबर में चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग को तो देखिए, बेसिक हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे करेंगे, फेयर कैसे दिखेगा। हम लोग को इलेक्शन कमीशन समझा दे। हमारे नेता तेजस्वी यादव परसों इलेक्शन कमीशन मिलने गए थे, जवाब काहे नहीं देते हैं भाई? उन्होंने जो सवाल खड़ा किए हैं उसका जवाब दे दीजिए उनको ना, संतुष्ट कर दीजिए। कम से कम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो उसको संतुष्ट कर दीजिए। वो क्यों नहीं करते हैं आप? इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है, क्यों खामोश रहता है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। बोलने को अच्छा लगता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर है, इसने वहां पे इलेक्शन कराया तो बड़ा अच्छा था। अरे 2020 में 18 सीट्स ऐसे थे जो आपको 10 से 100 वोट के अंदर हम लोग हारे हैं। और कैसे हराया गया सबको पता है। हाँ, 4 बजे यही ऑब्जेक्शन अभी आप कर रहे हैं। तो इसको लेकर जब आप ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यही ऑब्जेक्शन जब दिल्ली में हुआ था, ये ऑब्जेक्शन जब महाराष्ट्र को लेकर कह रहे हैं, यही ऑब्जेक्शन जब हरियाणा को लेकर हुआ, तो अगर वोटर सत्यापन हो रहा है इसी ऑब्जेक्शन को दरकिनार करने के लिए, तब भी आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। संतोष जी, मैं इसमें एक चीज से और ऐड करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आज अचेत अवस्था में नहीं होते तो मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा खेल खेलने नहीं देते। देखिए, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। यही आरोप जो लग रहे थे उसी पर मैंने, लेकिन ऋषि जी पॉइंट पर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया, मैं इसका जिक्र ही करने वाला था। आप कह रहे हैं 2020 में जैसा आपका दावा है 13-14 हजार का वो गैप, जिसमें आप कहते हैं कि वो फेयर नहीं हुआ था, है ना? वो 13-14 हजार लोगों पर आप ऑब्जेक्शन उठाते नहीं। 12 सीट्स ऐसे थे जहां पर 100 वोट से, 12 वोट से, 40 वोट से हराया गया। आपको ऑब्जेक्शन था ना सर कि वो कैसे पड़े वोट, वो कहां से आए? आपको ये भी ऑब्जेक्शन था 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कि जो वोटर लिस्ट थी उसमें गड़बड़ी है, इधर उधर से लोग आए थे। आरजेडी का ये ऑफिशियल बयान था। तो सर, अगर उसी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए क्या प्रोसेस हो सकती है, आप बताइए। काउंटिंग पे डाउट है। 2020 के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग किया उस पर डाउट है। वोटर लिस्ट पर आपको कोई काउंटिंग डाउन, वोटर लिस्ट पर कोई ऐतराज नहीं है? अरे ऐतराज तो आपको 4 महीने पहले करना था, 6 महीने पहले होता है, सबके पास जाता है इलेक्शन कमीशन। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो वहां पे जाके उस समय देता है। अब तो उस समय है इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट पब्लिश करने का। ये वक्त वो है, चुनाव अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी। सवाल वो है, आपको जल्दीबाजी किया है। यही करना था तो 6 महीने पहले कर लेते, 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद कर लेते। 2003 में जब वोटरों का सत्यापन हुआ था, कितने दिनों में हुआ था ऋषि जी? आप मुझसे बहुत पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं आपको सुनता हूं कई टेलीविजन स्क्रीन पर। आप मुझे सच बताइएगा कितने दिन में सत्यापन हुआ था? संतोष जी सुन लीजिए, सच्चाई ये है लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले हुआ था। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ, 1 महीने में हुआ था ना सर, 31 दिन में वो सत्यापन हो गया था, जब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी अब टेक्नोलॉजी है। अरे संतोष जी, उसके बाद लोगों के ऑब्जेक्शन सुने गए थे कि नहीं सुने गए थे? तो अब आपको क्यों लग रहा है कि आपके ऑब्जेक्शंस नहीं सुने जाएंगे, लिस्ट नहीं आएगी? जो लिस्ट आती है चुनाव से 1 महीने पहले आपके हाथ में आएगी वोटर लिस्ट, वो लिस्ट नहीं आएगी आपके पास? अरे मेरे भाई सुन लीजिए, अभी 25 तारीख तक इनको पूरा करना है। अगर 5 यहाँ पे जो वोटर्स को अगर ऑब्जेक्शन होगा, उनको तो वक्त चाहिए ना। हमारा तो सवाल वहां है
कि फेयर होना नहीं चाहिए, फेयर दिखना चाहिए। हमारे जो युवा बाहर में हैं कैसे आके अपना करवाएंगे, उनको वक्त चाहिए। ये सरकारी नौकरी में होंगे, प्राइवेट नौकरी में होंगे, ट्रेन का बुकिंग कराएगा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कराएंगे? सवाल उस पर है ना। ठीक है, 1 महीने में कराइए या आप 1 महीने में कराइए या फिर आप 1 हफ्ते में कराइए, लेकिन लोगों को वक्त मिलना चाहिए अपने आप को वहां सामने रखने के लिए। अरविंद जी, जब 2003 में यह सत्यापन होता है, वोटर लिस्ट सत्यापन, उस समय 31 दिन में का समय वो पर्याप्त होता है, उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। लेकिन 2025 में 25 दिन से 30 दिन का समय पर्याप्त नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं, जो रोजी रोटी के लिए निकले हुए हैं, जो बाहर किसी काम से निकले हुए हैं, क्या उनका परिवार में कोई नहीं है वहां पर, घर पर, जब बीएलओ वहां पर पहुंच रहे हैं तो सत्यापित करने के लिए? और तीसरी चीज, जो 2003 की अपनी सुविधाजनक जो डेटा है, जिसको रखा गया है कि वो मान्य होगा, उसको निगलेक्ट कर दिया जा रहा है अपनी सहूलियत के हिसाब से, सिर्फ इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सवालों के कटघरे में खड़ा करना है। संतोष जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इनको दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत है कि इनसे पूछ के चुनाव आयोग काम क्यों नहीं करती है। देखिए, वो स्वायत्त संस्था है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर उन पर भरोसा करके नहीं चलेंगे, इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे देखिए, लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र जो 70-80 साल से इतना बड़ा चुनाव हमेशा कराती रही है, अगर उस पर भरोसा नहीं है तो ये दुर्भाग्य है। हर बात में सवाल खड़ा करना ये नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1 लाख से ज्यादा उनको बीएलओ है, और अगर उनके पास ऐसा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर या वो करा सकते हैं तभी तो ये प्रोग्राम दिया। दूसरी चीज, अपडेट हमेशा पुनरीक्षण होते रहता है और लास्ट समय में अपडेट होता है। उसके बाद इनका कहना है कि उसके लिए समय मिलनी चाहिए ऑब्जेक्शन के लिए, उसके लिए भी टाइम दिया हुआ है। आपको कहीं से असंतुष्ट है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए भी समय दिया हुआ है। लेकिन बिल्कुल हर बात को नकार देना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, संविधान को नहीं, चुनाव आयोग का जो दस्तावेज है उनको नहीं मानना, और सही बात तो यही ना है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो अभी सुन रहे थे ना कि जब जहां जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रही है, लेकिन जहां हार जाते हैं ये इनकी परिपाटी रही है कि चुनाव आयोग वहां निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसे थोड़े कानून चलता है, संविधान ऐसे चलता है। संविधान का राज तभी होगा कि संविधान के निमित्त धाराओं के तहत काम होती है। चुनाव आयोग को काम करने दे, और चुनाव आयोग संभवतः हम लोग पार्टियां हैं, विभिन्न पार्टियों का ये दायित्व है कि चुनाव आयोग का हम सहयोग करें। उसमें अड़ंगा डालना, ऑब्जेक्शन करना बहुत आसान होता है। अरविंद जी, मुझे सिर्फ इतना समझाइएगा, चुनाव आयोग को ये निशाना बनाया जा रहा है या बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो चुनाव आयोग जो जितनी भी प्रक्रिया को कर रहा है वो बीजेपी के कहने पर कर रहा है। अरे बीजेपी कहाँ है इसमें? विपक्ष तो यही कह रहा है। बीजेपी नहीं, अब ये तो आप कहने के लिए ये आप सब समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, कितनी निम्न मानसिकता से ये चल रहे हैं। कल हम कहेंगे आरजेडी के अनुसार कर रही है, कांग्रेस के अनुसार कर रही है, ऐसा थोड़ा ही होता है। वो स्वायत्त संस्था, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका अपना एक काम करने का तरीका है, वो कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से क्या लेना देना है? हम जनता के लिए हैं, जनता का निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अपडेटेशन से क्या होता है, बहुत से जो मतदाता है बाहर रह रहे हैं तो 2 जगहों पर वोट नहीं होना चाहिए, या चले गए हैं, या उनकी मृत्यु हो गई है, या कुछ फर्जी वोटर है, तो अपडेट होने से, अद्यतन होने से उसमें क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? हम तो नहीं, हमें नहीं ऑब्जेक्शन है। अगर चुनाव आयोग हमसे प्रमाण पत्र मांगती है और अगर वोटर लिस्ट का अपडेशन करती है तो हम उनकी सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग के तो हम प्रवक्ता है नहीं कि चुनाव आयोग क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कोई चुनाव आयोग का कार्यालय थोड़ा ही है, चुनाव और इंडिपेंडेंट बॉडी है, जहां ही गए थे। और दूसरी चीज देखिए, इतनी सफेद झूठ बोल देना। इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी गए थे और कोई जवाब नहीं। 2 दिन से अखबार में पूरी तरह निकल रही है कि कैसे प्रक्रिया अपनाई जानी है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी है, सारी चीजें अखबार में
वो नोटिस भी निकल रहा है, न्यूज भी निकल रहा है। ये बेबुनियादी बातें हैं जो हर ठीक है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, उन्होंने लिख के इलेक्शन कमीशन को दिया है। इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि लिखित रूप से तेजस्वी यादव को दे। तो अखबार पढ़ने की आदत डालिए, अखबार में कम्युनिकेशन निकल रहा है, नोटिस देखिए निकल रही है, चुनाव आयोग। अरविंद जी, हम लोग वही पढ़ के बोल रहे हैं। अरविंद कुमार ऋषि मिश्रा नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। उन्होंने लिखित रूप से इलेक्शन कमीशन को उनको दिया तो संविधान मानना चाहिए। वो तो फर्ज कहते बनता हैं है। नहीं इलेक्शन कमीशन का फर्ज गांधी बनता है मैदान कि में लिख के तेजस्वी यादव को सम्मेलन जवाब कराया था। दे। ठीक है। यही विपक्ष के नेता है जो कहते हैं कि बिहार में लागू नहीं हो, केंद्रीय कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। ऐसे थोड़े होता है। आप चुनाव आयोग में रिप्रेजेंटेशन किए, चुनाव आयोग ने आपकी सुनवाई की है और सुनवाई के सारे अखबारों में असितनाथ तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए। 1 to 1 नहीं, 1 to 1 नहीं, आपस में नहीं। असितनाथ तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए। ऋषि जी आपस में नहीं। इनकी मंशा क्या है कि जनता अरविंद के जी, अंदर दिग्भ्रमित। ठीक है, आऊंगा आपके पास। असितनाथ तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए और असित जी उनकी वोट को किसी तरह प्राप्त करना। जी जी असित जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपका एक ऑब्जेक्शन यह भी है कि आधार कार्ड को इस पूरी प्रोसेस में मान्य क्यों नहीं माना गया है? आधार कार्ड हर जगह आपकी नागरिकता का प्रमाण रहा है। ऑब्जेक्शन बहुत ठीक है, लेकिन आधार कार्ड को लेकर आपकी ही पार्टी थी जिसने विरोध किया 2018 तक, आधार कार्ड का ही विरोध किया था। अब आपको आधार कार्ड अचानक से अच्छा लगने लगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड में का उसमें मेंशन नहीं किया है। नहीं, वो नहीं किया, वो चुनाव आयोग जाने। 3 बातें हैं, तीनों का मैं जवाब दे देता हूं जी। पहली बात इन्होंने कही हमारे भाई अभिषेक जी ने कि अपना बनाया वोटर इनका। ये तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनको तो पता होना चाहिए कि वोटर हम नहीं बनाते, वोटर चुनाव आयोग बनाता है, कोई पार्टी नहीं बनाती है। तो अपना इनका उनका हो सकता है कि ये लोग वोटर बना के भेज देते हैं और चुनाव आयोग उसको शामिल कर लेता हो कि चूंकि भाजपा जदयू के दफ्तर से आ गया है इसलिए लिख लो जिसका नाम भेजा हो। राजनीतिक दल वोटर नहीं बनाते, जो हमारी जानकारी है चुनाव आयोग बनाता है। दूसरा, इन्होंने अरविंद जी ने कहा इनको तो कोर्ट पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है। अरविंद भाई पेशे से वकील है, संविधान हमने बनाया, विरोध संघ के कार्यालय में हुआ और बाजाप्ती उसकी प्रतियां संघ के दफ्तर में फूंकी गई। सच्चाई है कि नहीं? रामलीला मैदान में दिल्ली में संविधान के विरोध में एक बड़ी रैली तब के जनसंघ और भाजपा ने की थी कि नहीं? बता दीजिए। हमने तो बनाया, हम विश्वास नहीं करते। और जिन्होंने प्रतियां फूंक दिया जो बड़े संविधान के ये हो गए, पैरोकार हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं अरविंद जी? आप तो उस गिरोह के सदस्य हैं जिन्होंने पैरों तले कुचल के रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां फूकी थी। तो इसलिए ये भ्रम मत फैलाइए कि किसको विश्वास है और किसको नहीं है। आशीष जी, आप भ्रम फैलाने की स्थिति में सवाल सिर्फ आधार का नहीं है। सुन लीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आपको पूरा मौका मिलेगा। अपने समय पर असितनाथ तिवारी जी जल्दी से अपनी बात को ना। हाँ, मैं अपनी बारी में एकदम चुप हो जाता हूँ अपनी बारी के बाद, बहुत गौर से सुनता हूँ सबको। सिर्फ मैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ ये आधार कार्ड नहीं मानेंगे, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, जॉब कार्ड। संतोष जी, मुश्किल क्या है ये समझिए। आप 2003 पर अटके हुए हैं। ये देश 2003 के बाद भी है। देश 2003 में ना तो खत्म हो गया, ना ही इस देश का लोकतंत्र 2003 में खत्म हो गया, और ना ही 2003 के बाद चुनावी प्रक्रिया खत्म हुई। उसके बाद भी लोग पैदा हुए, उसके बाद भी लोग 18 साल के हुए, और उसके बाद भी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। अब उनके पास अगर पासपोर्ट नहीं है या उनके पास जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड तो मान ही नहीं रहा है, पासपोर्ट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। मैंने कहा ना 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। सरकारी नौकरी का कोई पास अपना घर होगा तो उनके फादर का घर होगा, मत बोलिए ना, पास जमीन होगी। आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के, हमें चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है। आप लोग चुनाव आयोग के लठायत हो गए हैं, प्रवक्ता तो छोड़िए, तिवारी जी मेरा सवाल कर रहे हैं आप चुनाव आयोग की तरफ। आप जो कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो लोग जन्मे आपस में नहीं, मैं बिल्कुल चुपचाप सुनता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता, आपस में नहीं। अरविंद जी आपस में नहीं, प्लीज। बोलना मुझे भी आता है, मैं शांति से इसलिए सुनता हूं कि मेरे संस्कार में है ये। असित जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए असित जी, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिएगा। आपने कोई बात रखी है, उसमें से कोई सवाल निकल रहा है, मैं सवाल तो पूछूंगा ना सर। आप मुझसे पहले इधर भी रहे, मैं एक प्रश्न का जवाब दूंगा। देखिए, मैंने तीनों का बारी बारी से जवाब दिया कि नहीं? तीनों का जवाब दिया बारी बारी से। आप ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, बाद जो संतोष जी, हाँ,
आप कह रहे हैं गरीब 2003 के बाद जो मजदूर पैदा हुए हैं जिनके वो पास अपनी ये- नागरिक वो अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे, आप ये कह रहे हैं? वो अपना वोटर जो मताधिकार अगर का ये प्रयोग किया है उन्होंने, उसको कैसे बचाएंगे, आप ये कह रहे हैं? तो जो आदमी 2003 के बाद पैदा हुआ है बस। उसका अच्छा। मकान तो होगा, उसके कागजात दिखाने में क्या दिक्कत है? मकान अरे महाराज जमीन होगी, संतोष जी, कभी उसके गाँव कागजात में रहे दिखाने हैं में कि क्या नहीं? दिक्कत है सर? आप लगता है ग्रामीण जीवन से बहुत परिचित नहीं है सर मेरे साथ चलिए, मैं तो खेती भी करता हूं। बिल्कुल। जिनके आप सुनिए ना संतोष जी, लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पूर्वजों के नाम पर जमीन नहीं है। वो बिहार में या मेरे ही गांव में हमारे आपके इनके उनके पुरखों ने लाके बसाया, लेकिन पुरखों ने उनके नाम पर अपनी जमीन नहीं कर दी। फिर कुछ गैर मजरूआ जमीन में उन लोगों ने बाद में मकान घर तो होगा सर? बनवाया। हाँ, इधर कुछ नई पीढ़ी है, सुनिए, इधर कुछ नई पीढ़ी है जो बाहर कमाने वाने गई, उन लोगों ने जरूर थोड़ी बहुत कहीं कहीं जमीन खरीदी है, लेकिन अभी भी उनका प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम प्रतिशत मकान भी नहीं है सर जिन्होंने उनका अभी कुछ अपना। अपनी जमीनों में वो खरीदी जिस है। जिस 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 जमीन पर अरे, मकान बनाकर आप रह ये रहे बात होंगे नहीं वो किसके समझे। नाम होगी जैसे सर? आपके सुनिए संतोष जी, सुन लीजिए ना, अगर ग्रामीण जीवन से आप परिचित हैं, सुनिए, मान लीजिए आपके दादाजी परदादाजी ने किसी को लाके बसाया, घर तो उसका उस पर है, वो वर्षों से उसी जमीन पर रह रहा है, लेकिन जमीन अभी भी आपके दादा परदादा जी के नाम पर है। अरे ये आजादी के पहले वाले एग्जाम्पल आप क्यों दे रहे हैं? सारे लोगों के पास ऐसे लाखों प्रमाण है। परिवार हैं इस आशीष बिहार जी, में। सुनिए ना, पहले सुन लीजिए फिर बीच में बोलिए। नहीं नहीं, बेचैन आप आत्मा है, आप बिल्कुल तो उल्टा ऐसे बोलेंगे तो लाखों आप परिवार। कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सीधा सभी बोल के रहा हूं, पास- उल्टा आ जाऊंगा तो इसके आप बोल पास रहे सर, हैं। आपके पास आ जाऊं। हर जनता घर हिसाब के कर हर देगी। घर को गैस जिस कनेक्शन वोटबंदी है, का गरीबी के षड्यंत्र लिए आप रच उनके रहे पास हैं ना, प्रमाण है। सुनिए उनका सुनिए इंदिरा सुनिए, आवास योजना बन जिस रहा है, वोटबंदी प्रधानमंत्री का षड्यंत्र योजना आप के रच दस्तावेज रहे हैं। हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास सुनिए दस्तावेज नहीं है। सुनिए, जिस बिल्कुल वोटबंदी इस का तरह सफेद षड्यंत्र झूठ आप नहीं रच बोलिए। रहे हैं ना, अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी प्लीज, सुनिए, जिस वोटबंदी का, इन्हीं से बुलवा लीजिए तो मैं चला जाऊं क्या हमारा? मैं तो उनको रोक रहा हूं सर, असित जी मैं उनको रोक रहा हूं, कहिएगा अपनी बात जल्दी अरे से। ये लोग रुकने वाले लोग नहीं ना है, बेचैन आत्माएं हैं, भटकती रहती हैं। नहीं, जिस relevant वोटबंदी बात का बोलिए, षड्यंत्र आप कर relevant रहे बात आधे हैं, घंटे वो तक वोटबंदी speech आप देने का कोई आपकी तथ्य राजनीति नहीं बंदी ना करवा दी तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब अब जेडीयू संतोष प्रवक्ता जी को एक स्क्रीन मूल पर बात लेकर आए अभिषेक एक जी। तर्क दिया असित नाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि संतोष जो जी, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बोल दूं क्या? हाँ हाँ जल्दी से जल्दी से। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो फैलाई गई है यहाँ कि बांग्लादेशी मतदाता जो घुसपैठी है उनका नाम काटना है, यह चिंता का विषय सबका है। कोई भी आदमी जिम्मेदार भारत का नागरिक ये नहीं चाहेगा कि कोई विदेशी आके हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करे, कोई नहीं चाहेगा। इवन जिन मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है, कोई भी वतन परस्त मुसलमान, भारत के मुसलमान भारतीय हैं, वो नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेशी आके हमारा चुनाव प्रभावित करे। बड़ा सिंपल काम था। हर गांव में बिहार पुलिस के 4 से 5 चौकीदार होते हैं और चौकीदार गांव के सभी लोगों से परिचित होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कौन यहाँ का पुश्तैनी बाशिंदा है और कौन नया आके बस गया। जितने नए आके बसे लोग हैं उनकी पहचान करवा के चौकीदारों से थाने में दिलवा दीजिए, थाना वेरीफाई कर लेगा कि ये कहां का रहने वाला है, ठीक है। और वो थाना रिपोर्ट अभिषेक कर जी, देता। मेरा सवाल ये है, पहचान का तरीका नहीं अपना के करोड़ों गरीबों का वोटर लिस्ट में नाम काट के मोदी जी वोट बंदी कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभिषेक जी मेरा सवाल यह है कि बिहार का जो ग्रामीण परिदृश्य वो दिखाना चाह रहे हैं असित नाथ तिवारी जी, उस परिदृश्य में किसी के पास घर है तो वो उनके नाम नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास बैंक में भी खाता नहीं है, क्योंकि बैंक का खाता भी इसमें मान्य है। अब ये कैसा बिहार था? अभिषेक जी, हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी पॉलिसी का क्रियान्वयन होता है, कोई योजना का क्रियान्वयन धरातल पर होता है तो बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि उस पॉलिसी को, उस योजना को ही क्रिटिसाइज किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। अगर ऐसी बात है तब तो हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे बिहार प्रदेश में कौन से ऐसे लोग हैं जो घुसपैठियों की शक्ल में यहां अंदर आकर घुस गए और फर्जी तरीके से उन्होंने अपना कोई प्रमाण पत्र बना लिया है और हमारे लोकतंत्र को वो प्रभावित करना चाहते हैं, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। भाई, कोई योजना अगर बनती है तो उन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय जनता दल के संगठन की क्या दैन्य स्थिति है, कांग्रेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, या अन्य जो दल है इनके साथ, उनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इनके पास कोई संगठन बूथ के स्तर तक तो नहीं ही है, राजद के पास भी नहीं ही होगा। ये लोग तो बस हल्ला हंगामा करके जो वोट्स ला पाते हैं। तो समझना यह है कि अगर इनके पास
बीएलओस होते, इनकी पार्टी में अगर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता होते तो इनको इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं पड़ती। बूथ स्तर तक जब इनके पास कार्यकर्ता होंगे तो इनको भी मालूम चल जाएगा कि अगर इंटेंशनली इनके कोई लोग हों, इनके जान पहचान के लोग हों, इनके समीकरण के कोई लोग हों या जिनसे इनकी बनती हो और इनको ऐसी शंका इनको है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, तो इनको सबसे पहले ये बात मालूम चल जाएगी। वहां विरोध हो सकता है, वहां बातें कही जा सकती हैं। ये सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ भाई समय कम है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत हैं, बारिश का मौसम है, बहुत जगहों पर बाढ़ आती है, कैसे होगा, ये आप पूछिए। चुनाव आयोग के लोग इसका जवाब देंगे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इंटेंशनली वोटर्स का नाम काटा जाएगा, अरे भाई अभी आप बता रहे हैं कि लिस्ट अगर जाएगी जदयू और भाजपा कार्यालय से तो नाम जोड़ दिए जाएंगे, नहीं जाएगी तो नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब पार्टियां इसको इफेक्ट करेंगी। तो ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि भाई किसका नाम वोटर लिस्ट में जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, और आपके लोगों का नाम काट दिया जाएगा? आप अपने लोगों को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम तो आग्रह करेंगे विपक्ष के साथियों से कि अगर आपको लगता है कि किसी बूथ के स्तर पर कुछ लोग जो आपके ही समर्थक, आपके ही वोटर हो सकते हैं, उनके नामों के काटे जाने की आपको सूचना है या आपको ऐसी आशंका है, तो आप बैठाइए ना अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को, अगर आपके पास है तो। हाँ, नहीं है तो चिंता करिए, नहीं है तो हल्ला हंगामा करिए, बेचैन होइए, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी एक ही मंशा है कि अगर चुनाव आयोग आपके इशारे पर चले, आपके हिसाब से पॉलिसीज बनाए, उनका क्रियान्वयन करे या आपके दिए हुए फीडबैक और रिकमेंडेशंस को माने, तब तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है, भले आपके उम्मीदवार जीते या हारे। और सबसे ताज्जुब अभी भी वही है, प्रश्नवाचक चिन्ह उसी पर है कि जहां जीतते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं होती, जहां हार जाते हैं वहां हाय तौबा मचाते हैं। तो इनकी चिंता इस बात को लेकर के है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं संतोष जी, एकदम जाहिर सी बात है, इनकी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही, इनकी तरफ से जो बेचैनी का प्रदर्शन हो रहा है, जो व्याकुलता है, वो बिहार के लोगों को यही दर्शा रहा है कि महागठबंधन के लोगों ने शायद पहले ही हार मान ली है, पहले ही घुटने टेक दिए हैं, एक फाउंडेशन लेकर ऋषि जी जवाब दीजिएगा। और जमीन तैयार कर रहे हैं। एक आपने कहा था कि क्या बताएंगे? तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, जरा उनकी मैं थोड़ी सी भाषा बता देता हूं आपको। 9 जुलाई को बिहार बंद में इलेक्शन कमीशन सरकार के होश ठिकाने लगाएंगे, इस पर भी कुछ बोलिएगा सर। हाँ, जरूर बोलेंगे। उससे पहले जो अभी अभिषेक सवाल उठा रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया अलायंस के हमारे साथी, कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे वर्कर्स बूथ पर नहीं है, तो अभिषेक बाबू को याद रखना चाहिए कि 2020 में यही हमारे पास वर्कर नहीं है, कांग्रेस के पास वर्कर नहीं है। 115 सीट पर हम लोग थे, सिर्फ 6-7 सीट आपसे पीछे थे। यही वर्कर हमारे पास राष्ट्रीय जनता दल के पास और इंडिया अलायंस के पास नहीं है, सिर्फ 12,000 वोट हम आपसे पीछे थे। यही राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस है। जब 2020 में एक हेलीकॉप्टर के पीछे 32 हेलीकॉप्टर घूम रहा था, तो हमारे वर्कर बूथ पर नहीं थे। इसलिए, और यही राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पास वर्कर नहीं है, और आपके पास 40 सीट है, बहुत वर्कर था आपके पास, और हमारे पास वर्कर नहीं था, हमारे पास 115 सीट है। तो भाई साहब खोलो जल्दी इस चीज को। तो भाई साहब, ये हकीकत को भी समझना चाहिए कि किसके पास वर्कर है और किसके पास वर्कर नहीं है। किसी पर कमेंट करने से पहले जरा अपने पर उंगली देख ले। दूसरी बात, हम जो इतना बहस कर रहे हैं, हमको, अरे सुप्रीम कोर्ट वाला नाम है यार, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अभी कमेंट आया है उसको भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो वही सवाल कर रहा है जो हम लोगों का, जो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इम्प्रैक्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि आप 8 करोड़ मतदाता सूची को जल्दी से संशोधित करने के अभियान को इम्प्रैक्टिकल और वोटरों का बहिष्कार जैसा बताया। हम लोग अननेसेसरी बहस कर रहे हैं। कोर्ट का ये टिप्पणी है। कड़ी टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने पूछा 8 करोड़ मतदाताओं की पहचान इतनी कम समय में कैसे संभव है, और तत्काल सुनवाई का आदेश दिया। तो बैठे हैं हम लोग यहाँ पर, कोर्ट में चलने दीजिए कम से कम। जब तो मैं कह रहा हूं सर, कोर्ट को, तो कोर्ट पर तो भरोसा होगा कि जब 10 तारीख को सुनवाई हो रही है तो 9 को फिर चक्का जाम करने की क्या जरूरत है? हम लोगों को संतोष जी आज बहस करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स आया है उस पर। हम लोग पर ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए चुनाव आयोग आपसे आग्रह को नोटिस इशू किया है। अभी जो इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात को रखिएगा। वकील है, आप भी वकील हैं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं।
समझे नहीं, ना? नहीं, आप वो ऋषि मैं जी नहीं मेरा कर रहा हूं। समझते हैं आप अरविंद जी प्लीज मैं आ रहा हूं इसलिए इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं बहुत ही ऋषि जी impractical मेरा approach मेरा है। सवाल हम बड़ा लोग- सीधा सा है आप कह रहे हैं सब सुप्रीम कुछ कोर्ट ने इस सीधा है। पूरे मामले पर संज्ञान लिया हमारे मैं भी कह रहा हूं सवाल सुप्रीम सिंपल कोर्ट में है। अगर सुनवाई हो रही है तो फिर 10 तारीख का इंतजार कर लेने देते 9 तारीख को संतोष चक्का जी, जाम करके सबको संतोष परेशान जी, करके क्या मिलेगा संतोष जी आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? सत्तारूढ़ दल की जो पार्टियां हैं, ऑपोजिशन में जो लोग हैं और जनता है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। और स्टेक होल्डर्स को अगर एक भी व्यक्ति, अगर एक भी वोटर को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि उसको संतुष्ट करे। हम तो चाह रहे हैं भाई। ठीक है अरविंद जी कमीशन अब जवाब दीजिएगा। कर दे, इलेक्शन कमीशन हमको संतुष्ट कर दे। मैं संतोष जी ऋषि जी की दोनों बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए इसके जो बात सच्चाई है वो ये नहीं कह पा रहे हैं इसलिए कि इनका बूथ लेवल तक संगठन नहीं है। हमारे साथ क्या है ना, चुनाव आयोग ठीक है लास्ट मूवमेंट में भी हमें कोई अगर आदेश देगी तो हमारा BLA1 उसको बोलते हैं, बूथ लेवल एजेंट, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पर चले जाइए और देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने BLA हैं, जदयू के कितने BLA हैं, कांग्रेस के कितने BLA हैं। हमारे पास 70,000 से ऊपर BLA की सूची चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है और आपका 12,000 से नीचे है। आप देख लीजिए चुनाव आयोग का वेबसाइट खोलकर। तो दिक्कत वहां नहीं है, आप इसको नहीं कहना चाह रहे हैं या फिर संगठन का ज्ञान आपको नहीं है। अगर बूथ लेवल एजेंट आपके पास है तो बूथ लेवल ऑफिसर है, BLO जो है उनके साथ मिलकर अद्यतन सूची में आप हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का बड़ी कर है, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, मेरी भी बातचीत हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई तो अपोजिशन पार्टी को बिना सुने हुए सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट पास नहीं करता है। यह आश्चर्यजनक बात है कि आप कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, नोटिस इशू करके जवाब काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए अपोजिशन चुनाव आयोग को उसने कहा है कि आप काउंटर फाइल कीजिए, रिप्लाई फाइल कीजिए, रिप्लाई आएगी, सुनवाई होगी। हमें कहाँ दिक्कत है? अगर सुप्रीम कोर्ट रोक देगी मुझे कोई दिक्कत नहीं, चुनाव आयोग के वकील थोड़े ही है। लेकिन आप क्यों है, आप सिर्फ भौकाल बना के जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेना है। आपका बूथ लेवल तक संगठन नहीं है। ठीक है अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात को अभिषेक जी जल्दी से रखिएगा, उसके बाद असित जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा अभिषेक जी। चुनाव आयोग के थोड़ी हमें लगता है कि जी अभिषेक जी मैं उस वक्त यही बात कहना चाह रहा था कि किसी विद्यार्थी को कभी चीटिंग का मौका मिल जाता है या किसी ऐसे फेवरेबल कारण से वो परीक्षा में अगर पास हो जाता है तो अगली बार उसे टॉप करने का सपना नहीं देखना चाहिए। ऋषि मिश्रा जी जिस तरह के स्टैटिस्टिक्स यहां पर बयान कर रहे थे और सिर्फ पिछले चुनाव को मानक मान रहे थे कि हमारे पास कार्यकर्ता हैं इसलिए हम इतनी सीटें जीते और हम कम सीटें जीते, अगर पिछली बार चुनाव में कंफ्यूजन नहीं होता तो किसी कीमत पर ये इतनी सीटें नहीं जीतते। और दूसरा इस बात का भी जवाब दीजिए ना कि 2019 का लोकसभा का चुनाव महागठबंधन ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा, कितनी सीटें आई? 0। असित जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है। रिप्रेजेंटेशन शून्य रहा और इस बार थोड़ी सीटें बढ़ी तो कहां गए आपके कार्यकर्ता? असित जी कहां गया आपका नेतृत्व? इसका भी तो जवाब दीजिए। असित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास। हाँ, मैं अभिषेक जी ने कहा कि इनको संदेह है कि इनके वोटर का नाम कट रहा है। देखिए ये तर्क लोकतंत्र में गलत है। वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। यही वोटर एक चुनाव में हमें वोट कर देता है, अगले चुनाव में इनको कर देता है, उसके अगले चुनाव में किसी और को वोट करता है। और इसीलिए इस देश में सत्ता परिवर्तन होता भी है, केंद्र और राज्य हर जगह। वोटर किसी खास का थोड़ा ही होता है, वोटर इस देश का समय की कमी है, सबका वोटर है। इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना, आगे देखिए खबर तो समझ।